तो स्वागत है तुम सभी का मेरे इस चैनल एनीएक्स वुल्फ में। हम एक जगह को देखते हैं जहां पर सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं और सारी की सारी एक से बढ़कर एक खूबसूरत। और बैकग्राउंड नरेशन से कोई कहता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर सिर्फ विमेन्स ही रहती है। और इसी समय जब मैंने अपनी आंखों को खोला तब मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मेरे हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। तो इस लड़के का नाम है लिलिन, जो कि हमारे इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो अपनी इस हालत को देखकर बहुत ही कंफ्यूज होता है क्योंकि वो नहीं जानता कि उसे इस तरह से जंजीरों में क्यों बांध कर रखा गया है। फिर वो कहता है, मेरे हाथ जंजीरों में बंधे हुए हैं ये बात अलग है, लेकिन मुझे किसी जेल के अंदर में रखा गया है। लेकिन मेरे सामने अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सिचुएशन में मैं फंसा कैसे। सामने में 3 लेडीज है जिनके पास में वेपन है और एक चौथी लेडी भी है जिसे जंजीरों में बांधकर जमीन पर लेटाया गया है उसके मुंह के बल। वहीं पर लिन हल्ला गुल्ला नहीं करता, वो सामने देख रहा होता है कि आखिर अब ये 3 लेडीज क्या करने वाले हैं। और इन 3 लेडीज में जो इनकी लीडर है वो कहती है कि चलो बताओ हमें तुम कैसे और किस तरह से छुपते छुपाते हमारे टेरिटरी के अंदर में घुसी। और ये लड़की है नाइट कमांडर रिया। डार्क एल्फ की तरह दिखने वाली ये लेडी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि मेरे मास्टर, तुम सब कीड़े मकोड़ों की तरह दिखने वाले लोगों को जान से मारने के लिए जरूर आएंगे। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, एक भी नहीं। तुम्हें चींटियों की तरह मसल दिया जाएगा। रिया, जिसने अपने सैंडल पहले ही उतार लिए है, वो डार्क एल्फ के चेहरे पर अपने पैरों को रखते हुए कहती है कि तुम्हारा ये जवाब गलत है। मुझे उस सवाल का जवाब सुनना था जिस सवाल को मैंने तुमसे पूछा था। और वहीं पर लिन, जो ये सब कुछ देख रहा है, अपने मन में कहता है, क्या मैं ट्रांसमिग्रेट होकर किसी दूसरे ही वर्ल्ड में आ गया हूं? अरे मेरे प्यारे भाड़ू, तुझे अपनी जान की चिंता करनी चाहिए। सामने की तरफ देख, वो किस तरीके से इतने बुरी तरह से ह्यूमिलिएट करते हुए उसको इंट्रोगेट कर रही है। रिया अपने पैरों से और ताकत लगाती है। डार्क एल्फ बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलिएट हो रही है, लेकिन फिर भी वो काफी स्ट्रगल करते हुए कहती है कि ह्यूमंस, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से मेरे मुंह पर अपने पैरों को रखने की? तुम मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रही हो। वहीं पर रिया अपने ह्यूमिलिएशन एबिलिटी का इस्तेमाल कर रही होती है अपने पैरों को डार्क एल्फ के मुंह पर रखते हुए। डार्क एल्फ की बॉडी अब चीथड़ों में बंटने लगती है क्योंकि उसके बॉडी से जो चिथड़े निकल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमक रहे हैं। और रिया कहती है कि ये मेरा सबसे एक्सट्रीम मेथड है ह्यूमिलिएशन, लोगों के चेहरे पर पैर रखने का। ये किसी भी प्रकार के गुनहगार के अंदर में ह्यूमिलिएशन फीलिंग को पैदा करता है। जब इस तरह के नेगेटिव इमोशन तुम्हारे मन में आते हैं तो तुम्हारे अंदर का मैजिक पूरी तरह से खत्म होने लगता है। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। इस तरह के अड़ियल मॉन्स्टर जब हम इनको इंट्रोगेट करते हैं तो इन्हें इसी तरह से सफर करवाना चाहिए। इन सब से फायदा ये होता है कि बड़े आसानी से सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। और आज इसी इंट्रोगेशन मेथड को मैं तुम लोगों को सिखाना चाहती थी। वहीं पर डार्क एल्फ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो दर्द में बहुत ही जोर से चीखती है, लेकिन वो सिर्फ चीख ही सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। रिया अपने पैरों को उसके मुंह से हटाती है, लेकिन ये डार्क एल्फ जो अभी ह्यूमन की तरह दिखाई दे रही थी, अचानक से वो एक चमगादड़ की तरह दिखने लगी है। उसकी हालत पहले से बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। रिया कहती है कि रुक जाओ, हम इस बैट के दोबारा से रिकवर होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर से इसके साथ अपना इंट्रोगेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें उससे भी इंट्रोगेशन करना होगा। और वो अपने कदमों को लिन के तरफ में बढ़ा देती है। लिन जो अभी तक सेफ था लेकिन अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि रिया उसकी ओर आगे बढ़ रही है। कहती है कि अब तुमने सब कुछ तो देख ही लिया है, तो बारी तुम्हारी है, अब हम तुमसे पूछताछ करेंगे। लिन के हाथों में अभी भी हथकड़ियां हैं, लेकिन उसे जंजीरों से बाहर निकालकर जमीन पर पटक दिया जाता है। रिया पूछती है कि हमारा समय बर्बाद मत करो और जल्दी बताओ कि आखिर तुम यहाँ अंदर कैसे आए। लिन अपने फ्लैशबैक को याद करते हुए बताता है कि मैं अपने घर के अंदर में शावर ले रहा था। जैसे ही मैंने अपनी पलक झपकाई और चारों तरफ मुड़ कर देखा तो मैं इस हॉट स्प्रिंग में आ गया था और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया। लोग चिल्लाने लगे कि देखो यहाँ पर एक मॉन्स्टर है, और तभी किसी ने आकर अपने पैरों से मेरे मुंह के ऊपर अटैक कर दिया और जब मेरी आंखें खुली तब मैं यहाँ पर था। इस तरह के सिचुएशन को मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, इसमें मैं कोई भी गलती नहीं कर सकता। वो रिया से कहता है कि मैं एक हीरो हूँ दूसरे वर्ल्ड का, जिसे तुम लोगों में से किसी ने शायद यहाँ पर समन किया है। रिया गुस्से में कहती है कि तू एक मॉन्स्टर है और बकवास की बातें करना बंद कर। मुझे बता
कि तू गार्ड्स को चकमा देते हुए सिटी के अंदर में छुपते छुपाते कैसे एंटर करने में कामयाब हुआ। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। लिन रिया की बातों से चौंक जाता है, कहता है कि वो एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि तुम लोगों को किसी तरह का गलत फहमी हुआ है। बेशक मैं एक ह्यूमन हूं, ना कि कोई मॉन्स्टर। रिया चिल्लाकर कहती है, क्या तू मुझे बेवकूफ समझता है? तेरे बॉडी के सामने वाले पार्ट में तेरी पूंछ लटक रही है और फिर भी तू कह रहा है कि तू कोई मॉन्स्टर नहीं है। एक मिनट रुको, बॉडी के सामने वाले पार्ट में पूंछ लटक रही है, ठीक है समझ गया मैं। और ये बात लिन को भी समझ में आ गई है कि वो किस पूंछ की बात कर रही है। बेचारा पत्थर में तब्दील हो जाता है, उसके जबान से एक लफ्ज भी नहीं निकलता। मेरे ख्याल से इन सारे विमेंस ने आज से पहले कभी भी मेल इंसान को नहीं देखा था। लिन चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि मैं एक आदमी हूं इसलिए मेरा बॉडी के सामने में पूंछ है। रिया पूछती है कि किस मॉन्स्टर रेस के आदमी हो तुम, और लिन कहता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं ह्यूमन रेस से बिलोंग करता हूं। क्या तुमने आज से पहले कभी भी एक आदमी को नहीं देखा है? रिया अपने खूबसूरत पैरों को उठा लेती है, कहती है कि लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला, इसीलिए उंगली अब टेढ़ी करनी ही होगी। वैसे भी तुम जैसे अड़ियल मॉन्स्टर्स लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते, इसलिए तुम लोगों को तो सफर करना ही पड़ेगा। अपने पैरों को लिन के मुंह के ऊपर में रख देती है। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है यार, बेइज्जती की बात। वहीं पर लिन बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा है, अपने हाथों से झटपटाने की कोशिश करता है लेकिन हथकड़ियां बंधी हुई है, इसलिए वो बिल्कुल भी अच्छे से झटपटा नहीं पा रहा है। और रिया गुस्से में और ज्यादा लिन के मुंह को रौंदते हुए कहती है, ह्यूमिलिएशन के फीलिंग के दौरान जब तक तुम्हारे बॉडी के अंदर से फोर्सफुली तुम्हारा मैजिक बाहर निकल रहा है, तुम्हारे मसल्स और बोन्स बहुत बुरी तरह से ब्रेक होने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि तुम्हारा बॉडी चीथड़ों में फट रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सिचुएशन और भी ज्यादा दर्दनाक ना हो तो जल्दी से मुझे सच्चाई बता दो, तब मैं तुम पर थोड़ी सी रहम करके तुम्हें बख्श दूंगी। लिन मन में कहता है कि आखिर इस लड़की को मेरे ऊपर में यकीन हो क्यों नहीं रहा है। मैं जो भी बात बता रहा हूँ वो सारा का सारा सच है, इसमें कोई भी झूठ नहीं। क्या लोगों को इस बात पर यकीन करना इतना ज्यादा मुश्किल है कि मैं एक ह्यूमन हूँ और ये लड़की इस मेथड का इस्तेमाल कर रही है ताकि मुझे टॉर्चर कर सके? तो क्या सच में मेरे मसल्स और हड्डियां कुछ ही देर में तबाह हो जाएगी? लेकिन जैसा इस लड़की ने कहा था, मुझे उस तरह का कुछ भी महसूस क्यों नहीं हो रहा है? लिन का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है। वो फिर से मन में कहता है कि मैं जो महसूस कर पा रहा हूँ वो ये है कि अपने पैरों में जो इस लड़की ने पहना है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, जैसा मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा सॉफ्ट। लगता है कि लिन के मजे मजे शुरू हो गए हैं, लेकिन लिन को ज्यादा स्ट्रगल न करता हुआ देखकर रिया अपने मन में कंफ्यूज होकर कहती है कि आखिर इस मॉन्स्टर का मैजिक डिसअपेयर क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि उसके मुंह से दर्द भरी चीख भी नहीं निकल रही, यहाँ तक कि अपने आप को बचाने के लिए ये स्ट्रगल भी नहीं कर रहा। लिन रिया के पैरों से प्लेजर लेती हुए अपने मन में कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि कोई मेरे इतने नजदीक आकर अपने पैरों से मुझे छू रहा है, और छूने वाली कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह दिखती है। एकदम लेदर, मेटल और बहुत ही प्यारा फ्रेग्रेंस है। ओह ये बढ़िया था गुरु। और उसकी ऐसी आवाज़ों को सुनते हुए रिया अपने मन में कहती है कि आखिर ये घटिया मॉन्स्टर किस तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। तो क्या ये ह्यूमिलिएशन के फीलिंग को ज़बरदस्ती इंड्योर कर रहा है? लेकिन मैं भी इतने आसानी से हार मानने वालों में नहीं हूँ। देखती हूँ कि आखिर कब तक तुम मेरे इस ह्यूमिलिएशन के फीलिंग को इंड्योर करते हो। रिया अपने मेथड का इस्तेमाल करते हुए पूरा ताकत लगा रही है लिन के अगेंस्ट में। वहीं पर हमारे लिन को कुछ और तो महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ प्लेजर जैसा महसूस हो रहा है। लिन के नाक से खून निकलने लगता है। मन में कहता है कि उसके पैरों में जो उसने सोल पहना हुआ है और मेरा चेहरा एक दूसरे को टाइटली साथ में प्रेस कर रहे हैं। तभी चारों तरफ पिंक कलर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देखते हुए रिया कंफ्यूज होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी पीछे से एक लड़की कहती है कि लेडी रिया, आपका मैजिक लीक हो रहा है। रिया परेशान हो जाती है, मन में कहती है कि मेरा मैजिक, आखिर ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये घटिया मॉन्स्टर उसे अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। रिया अपने पैरों को लिन के मुंह से हटा लेती है और लिन एक गहरी सांस लेता है, क्योंकि
लगातार अपने पैरों से उसके मुंह को प्रेस करने की वजह से उसे थोड़ी बहुत तो घुटन हो रही थी। ये बात अलग है कि उसे कुछ अलग ही तरह का प्लेजर मिल रहा था। रिया लड़खड़ा कर जमीन पर गिरती है। उसकी फिक्र करते हुए साइड वाली लड़की कहती है कि लेडी रिया, आप ठीक तो है ना? वही लिन अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ है और ये लड़की कहती है कि आप ठीक तो है ना, आप बहुत ही जोर से गिरी थी। और रिया कहने लगती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके साइड वाली लड़की अपने स्वाड को सामने करते हुए कहती है, आपका ये मेथड इस मॉन्स्टर के ऊपर में काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या इस मेथड को करने में आपने कुछ गलती तो नहीं की? रिया गहरी सांसें लेती हुई कहती है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है? यहाँ पर तो इस मॉन्स्टर के बॉडी से मैजिक को बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है, बल्कि मेरा ही मैजिक बाहर निकल गया। तो क्या यह मुमकिन हो सकता है कि इतने पावरफुल एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन के फीलिंग को फेस करने के बाद इस मॉन्स्टर को अपने मन के अंदर में ह्यूमिलिएशन बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, बल्कि ह्यूमिलिएशन के बजाय इसने अपने अंदर में पॉजिटिव इमोशन को जनरेट कर दिया हो? लिन के बॉडी के अंदर पिंक कलर की एनर्जी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। लिन अपने मन में कहता है कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ मैजिक को। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मेरे पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है। मैं अपने बॉडी के हर एक कतरे में मैजिक को महसूस कर पा रहा हूँ। सिस्टम कहता है कि होस्ट ने सक्सेसफुली सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। उसके हाथों में जो हथकड़ी लगी थी अब वो चकनाचूर होकर नीचे गिरने लगती है। लिन खड़ा होने लगता है। उसके बॉडी से अभी भी पिंक कलर की एनर्जी निकल रही है। वहीं पर ये तीन लेडीज में से दो अपने वेपन्स को निकालकर बैटल करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रिया अभी भी अनस्टेबल दिखाई दे रही है। और ये लेडी सामने वाली कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसने अपने आप को इन हथकड़ियों से छुड़ा लिया है। सारे लोग सावधान हो जाओ, हो सकता है कि वो किसी भी पल हमारे ऊपर अटैक कर दे। और सिस्टम कहता है इमोशंस होस्ट के द्वारा जनरेट किया जाएगा। जब भी वो अपने सामने में एनिमी को देखेगा तब एक वेपन के तौर पर उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लिन अपने आप को गौर से देखने लगता है क्योंकि अब उसके बॉडी में मैजिक भी आ गया है, वो भी पिंक कलर का। मन में लिन कहता है कि सिस्टम ने मुझसे कहा था कि मुझे अपने एनिमी को देखना होगा। वहीं पर रिया जो अपने स्वाड को निकालते हुए अपने दोनों साथियों से कहती है कि तुम लोग डोर के पास में जाओ और मैजिक बैरियर को तैयार करके डोर को ब्लॉक कर दो। हो सकता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करे, हम इसे इस जगह से भागने नहीं दे सकते। दोनों लड़कियां कहती है ठीक है, हम समझ गए। और वहीं पर रिया अपने स्वाड को निकालते हुए लिन का सामना करने के लिए चलते हुए बड़े शांति से आगे की ओर में बढ़ रही है। और वहीं पर हमारा लिन उसे देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो चुके हैं। और सिस्टम कहता है कि होस्ट के अंदर एबनॉर्मल इमोशन को डिटेक्ट किया गया है। और जहां तक मैं सही हूं ये इमोशन ठरक का है। शायद ये कोई ठरकी नहीं है बल्कि ये ठरकुल्ला है। रिया अपने मैजिक स्वाड को गुस्से के साथ बाहर निकालती है। ये उसकी एबिलिटी है, स्वाड मैजिक विथ एंगर। और उसके चेहरे में जो गुस्सा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे ही लिन उसके कब्जे में आएगा लिन की हालत और भी बदतर होने वाली है। और कहती है अपने उन दो साथियों से कि नेक्स्ट मैं तुम लोगों को अभी ये सिखाने वाली हूँ कि कोई मॉन्स्टर अगर अपनी हथकड़ियों को तोड़कर फ्री हो जाता है तो उसे किस तरह से ब्रूटली जान से मारा जाता है। सिस्टम कहता है इमोशन डिटेक्ट किया गया। यहाँ का माहौल तूफानी हो चुका है। लगता है कि हर कोई यहाँ खतरों का खिलाड़ी बनना चाहता है। लिन अपने मन में कहता है इस प्रेशर को झेलते हुए कि देखकर सिचुएशन को तो ऐसा लगता है कि चाहे मैं कितनी भी इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं ये सब कुछ बेकार है। तो अब मेरे पास में इसके अगेंस्ट फाइट करने के अलावा कोई दूसरा चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। लिन के सामने में जेंडर एरर का नोटिफिकेशन की बरसात हो जाती है। ऐसा लगता है कि सिस्टम अब हमारे लिन की कुछ भी मदद नहीं कर पाएगा। लिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये किस तरह के सिचुएशन में मैं फंस गया हूँ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब नेक्स्ट मूव कौन सा लेना चाहिए। ये सिस्टम कंटिन्यूसली एरर का रिपोर्ट कर रहा है। एक तरफ तो लिन को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा सिस्टम से यार, साथ ही वो कंटिन्यूसली जेंडर एरर का नोटिफिकेशन भी भेज रहा है। वहीं दूसरी ओर तैयार है रिया अपने स्वाड को लेकर लिन के ऊपर अटैक करने के लिए। लिन अपने मन में कहता है कि ये सिस्टम एक जगह पर हैंग हो गया है। तो क्या हैंग होने के लिए इसको यही टाइम मिला था जब मुझे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वहीं पर दोनों लड़कियां अपने स्वाड को जमीन पर डाल देती है। स्वाड से सुनहरी कलर की एनर्जी निकलती है। साथ ही उन लोगों ने एक बैरियर भी तैयार कर दिया है। और सबसे लास्ट वाली लड़की कहती है कि लेडी रिया का मैजिक मुझे यहाँ तक महसूस हो रहा है। मैंने
इतने ज्यादा गुस्से में आज से पहले उन्हें कभी भी नहीं देखा था। और दूसरी लड़की कहती है कि ये मॉन्स्टर, इसी ने लेडी रिया को इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया है, मुझे लगता है कि आज इसकी सामत आई है। वहीं पर लिन, जिसके सामने में जेंडर एरर के नोटिफिकेशन की बरसात हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। कहता है कि सिस्टम के तरफ से मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। वहीं पर रिया बहुत ही गुस्से में अपने स्वाड को लेकर लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई है। कहती है कि इस तरह के बैटल के दौरान तुम अपने ध्यान को ऐसे कैसे भटकने दे सकते हो, लेकिन तुम्हारी ये सारी हरकतें मुझे एडवांटेज दे रही है, तो इसका मैं भरपूर फायदा उठाऊंगी। इस अपॉर्चुनिटी को मैं अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकती। लिन को सिस्टम की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो तय कर देता है और अपने मन में कहता है कि अब जबकि सिस्टम मुझे कुछ भी मदद नहीं कर रहा है, तो मुझे अपने नंगे हाथों से ही इसका सामना करना होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत ही क्यों ना लगानी पड़ जाए। मैं इस फाइट में बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतने वाला, तो चलो आ जाओ, मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ऐसा लगता है कि लिन की लड़ाई रिया के तलवार से नहीं है, बल्कि उनके बुबरेमोन से है, क्योंकि जिस तरह से वो हिल रहा है, हमारे लिन का ध्यान पूरा का पूरा उसके बुबरेमोन पर आ टिका है। वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है, टमाटर की तरह उसके गाल लाल हो चुके हैं। मन में कहता है कि मैं, लेकिन सिस्टम बात को काट कर कहता है कि एबनॉर्मल इमोशन डिटेक्ट किया गया, आप अपने लिमिट को रीच कर चुके हैं, फोर्सिंग कन्वर्जन प्रोग्रेस में है। और वहीं पर रिया ने अपने तलवार से लिन के तरफ में जबरदस्त अटैक कर दिया है। साथ ही हम लिन को देखते हैं जिसके हाथों में अब किसी तरह का कोई वेपन आने लगा है शायद, या फिर किसी तरह का एनर्जी टाइप का कोई वेपन होगा, लेकिन जो भी होने वाला है वो बहुत ही भयंकर है। और जैसे ही रिया अपने तलवार से लिन के ऊपर में अटैक करती है, लिन भी अपने पास एक स्वाड को समन कर लेता है। वो अपने उस स्वाड से रिया के स्वाड को ब्लॉक कर देता है, लेकिन दोनों ही ताकतें जैसे ही एक दूसरे से टकराती है, पूरी तरह से आंधी उड़ जाती है। यहाँ पर चारों तरफ तबाही मचना शुरू हो गया है, क्योंकि ज़मीन भी शायद धीरे धीरे करके फटने लगा है। वहीं पर रिया इस गोल तरह के स्वाड को देखते हुए कहती है कि आखिर इसके पास में ये एक्स्ट्रा वेपन कहाँ पर से अपेयर हो गया, क्या ये सचमुच में कोई स्वाड भी है? क्योंकि ये स्वाड की तरह नहीं है, इसमें धार नहीं है, बल्कि ये गोल है, बिल्कुल ही एक रॉड की तरह। और सिस्टम बताता है कि ये है ब्लेड ऑफ क्यूरिंग लस्ट। ये एक वाइब्रेटर की तरह है जो कि तुम्हारे एनिमी की बॉडी को पैरालाइज कर देता है, साथ में वीक भी, और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लिन अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से इस वाइब्रेटर स्वाड को पकड़ लेता है, जिससे अब ये वाइब्रेटर स्वाड अपना जलवा दिखाना शुरू करेगा। फिर वो वाइब्रेट करना शुरू करता है, जिससे रिया परेशान हो जाती है। मन में कहती है कि देखो, ये स्वाड तो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन ये स्वाड वाइब्रेट क्यों कर रहा है? स्वाड का वाइब्रेशन रिया के बॉडी में आ जाता है, क्योंकि दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराई हुई है, इसलिए हमारे लिन का जो स्वाड है जिस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, उसी वजह से रिया को भी इसका असर महसूस होता है। वो अपने मन में कहती है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसके स्वाड में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो इसके स्वाड से होता हुआ मेरे स्वाड में आकर मेरे पूरे बॉडी में फैल रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं इसके सामने में बेबस और लाचार हूँ। नहीं, मैं अपने साथ में ये सब कुछ होने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे खड़े खड़े रहने से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो अपने किक को तैयार करती है और लिन के मुंह में एक जबरदस्त अटैक करती है, लेकिन लिन उसके किक अटैक को अपने वाइब्रेटर स्वाड से वहीं पर ही ब्लॉक कर देता है। रिया जो लिन को ओवरपावर नहीं कर पा रही है, लेकिन फिर भी लिन इसके सामने में काफी बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि रिया पहले से ही बैटल करती आ रही है, इसलिए उसे काफी एक्सपीरियंस है। और लिन बेचारा सावर लेते लेते इस वर्ल्ड में आ गया। आखिर उसकी क्या ही हालत है हम अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन लिन भी अपनी पूरी कोशिश करते हुए रिया को ओवरपावर करने का पूरा कोशिश कर रहा है, और उसने रिया के ऊपर में अपने इस वाइब्रेटर स्वाड से अटैक कर भी दिया है, जिससे रिया अनस्टेबल हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए जमीन के तरफ में गिरने लगती है। गिरने से पहले वो एक जबरदस्त ब्लैक फ्लिप भी मार रही है, क्योंकि हमारे लिन ने अपनी पूरी ताकत से रिया को पीछे के तरफ में ढकेल दिया है। रिया जो बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रही है, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारा लिन टमाटर की तरह लाल था, अब रिया भी टमाटर की तरह लाल दिखाई दे रही है। वो चिल्लाते हुए नीचे की ओर में गिर रही है, क्योंकि लिन ने उसे ओवर पावर कर दिया है। और उसके रिया के इस तरह से गिरने की वजह से लिन के आंखों के सामने बहुत सारे नज़ारे आ गए थे, जो कि देखकर कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन लिन, जिसके नाक से खून निकल रहा है, वो कहता है कि ये स्वाड जो भी टच करता है मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। लिन ने रिया को ओवर पावर करके पीछे की ओर ढकेल दिया है, लेकिन रिया किसी तरह से अपने आप को स्वाड के थ्रू स्टेबल करने की कोशिश करती है, लेकिन
फिर भी वो शायद अपने घुटनों पर आ चुकी है। वो बहुत बुरी तरह से हाँफ रही है, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि उसकी एनर्जी को बहुत बुरी तरह से ड्रेन कर दिया गया है। वो अपने मन में कहती है कि मेरे पैर बहुत बुरी तरह से काँप रहे हैं, मैं अपने अंदर मुश्किल से स्ट्रेंथ को महसूस कर रही हूँ। क्या ये सब कुछ उसके हाथों में जो वेपन है उसी की वजह से तो नहीं हो रहा? क्योंकि जैसे ही मेरा स्वॉर्ड उसके वेपन से टकराया, चुटकी बजाते ही मेरे अंदर जो मैजिक था, ऐसा लगा जैसे कि उसे किसी ने निगल लिया है। ये एक झुनझुनी या सनसनाहट के समान था। पल भर में मेरा मैजिक डिसअपेयर हो गया और साथ ही मेरा हार्ट बीट बहुत ही फास्ट चलने लगा। शायद वो इस सेंसेशन का इस्तेमाल मेरे चलने फिरने की क्षमता को रोकने के लिए कर रहा है। वैसे इन सब बातों से मुझे चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के घटिया ट्रिक्स तुम जैसे मॉन्स्टर्स के मेथड्स होते हैं। लेकिन अब मुझे इस मॉन्स्टर के सेंसेशन को ओवर पावर करने के लिए अपने एंगर का इस्तेमाल करना होगा और इसके साथ साथ मुझे अपने मैजिक को भी वापस हासिल करना होगा। लिन से कहती है कि तुम्हारे ये अटैक्स मेरे गुस्से को दबा नहीं सकते। रिया फाइट के लिए दोबारा से तैयार हो गई है। उसके बॉडी से पिंक कलर का ऑरा निकलने लगता है। उसका चेहरा वापस से गुस्सैल दिखाई दे रहा है। लिन अपने वेपन को देखते हुए कहता है कि ये स्वॉर्ड सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब अगर मुझे इस जेल से बाहर निकलना है तो मुझे पूरी तरह से इस स्वॉर्ड के ऊपर में ही निर्भर होना होगा। लेकिन रिया अपने स्वॉर्ड को तैयार करके लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है कि ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम इस जगह से एस्केप करके निकल पाओगे। पहले तो लिन थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन फिर अपने आप को स्टेबल करता है। वहीं पर रिया, जिसके स्वॉर्ड से बहुत भारी मात्रा में लाइटनिंग बाहर निकल रही है, ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। और लिन अब क्या इस अटैक से अपने आप को बचा पाएगा भी या नहीं, ये देखने में तो मज़ा ही आएगा। लेकिन लिन भी तैयार है रिया के अटैक को ब्लॉक करने के लिए। जैसे ही रिया अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि मॉन्स्टर, अब तुम्हारे हेल में जाने का समय हो गया है। लेकिन लिन अपने वाइब्रेटर स्वॉर्ड को सामने में करते हुए रिया के अटैक को वहीं पर ही ब्लॉक किए हुए है। मन में कहता है कि ये स्वॉर्ड और भी बड़ा हो गया है, साथ ही इसके अंदर से लाइटनिंग भी बाहर निकल रही है। पता नहीं मेरा ये वाइब्रेटर स्वॉर्ड इसे हैंडल कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन रिया लिन को ओवर पावर करती है। लिन अपने घुटनों पर आ जाता है। जमीन बहुत बुरी तरह से ब्रेक होने लगते हैं और अपने मन में लिन कहता है कि ये अटैक बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मैं बड़ी मुश्किल से इसके अटैक को ब्लॉक कर पा रहा हूँ। वहीं पर रिया के स्वॉर्ड ने हमारे लिन के कंधे पर इंजरी दे दी है, उसके कंधे से खून निकलने लगता है। वहीं रिया, जो बहुत ही ज़्यादा फायर्ड अप और गुस्से से भरी हुई है, कहती है, बस आज ऐसे ही मैं तुझे दो टुकड़ों में काट दूंगी, मेरे हाथों से तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। वहीं पर लिन, जो रिया के अटैक से थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया है, वो अपने वाइब्रेटर स्वॉर्ड को रिया के स्वॉर्ड से स्लाइड कराता हुआ रिया के तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ा देता है। और रिया के हाथ के निचले हिस्से में अपने वाइब्रेटर स्वॉर्ड को जैसे ही टिकाता है, रिया शॉक होकर देखती है कि अब ये वाइब्रेटर स्वॉर्ड उसके बॉडी से टच हो चुका है। लिन के कंधे में अभी भी रिया का स्वॉर्ड लगा हुआ है, लेकिन लिन कहता है कि वाइब्रेटर स्वॉर्ड के वाइब्रेट करने के कारण रिया के बॉडी में सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका है। वो दोबारा से अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और अपने मुंह से अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकालती है। वहीं पर लिन उसकी हालत को देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब तुम अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकोगी। क्यों, सही कहा ना। और रिया की हालत तो सचमुच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस वाइब्रेटर स्वॉर्ड ने उसके ताकत को पूरी तरह से लगभग ख़त्म ही कर दिया है। वो किसी तरह से अपने आप में स्ट्रेंथ को नहीं जुटा पा रही है, जिससे वो लिन के अगेंस्ट में अटैक कर सके। बेचारी बहुत बुरी तरह से बेबस और लाचार दिखाई पड़ती है। लेकिन फिर भी रिया अपने ताकत के आखिरी कतरे का इस्तेमाल करते हुए लिन के ऊपर अपने पैरों से एक ज़बरदस्त अटैक करते हुए कहती है कि मॉन्स्टर, मुझसे दूर हट जा। लिन, जिसने इसकी उम्मीद नहीं की थी, बेचारा वो भी दर्द में चीखता है, क्योंकि उसके नुकीलेदार सैंडल हमारे लिन के बॉडी पर पड़े हैं, जिससे लिन को थोड़ा पेन तो हुआ है। रिया वाइब्रेटर स्वॉर्ड के पावर को ओवर पावर करते हुए लिन को अपने पैरों से जमीन पर ही पटक देती है। जमीन चीथड़ों में बढ़ चुका है। वहीं लिन बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। रिया अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाकर लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुए कहती है कि इस जगह पर जीत तो मेरी ही होगी, तुम्हारे जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ हवा भी चल रहा है, इसलिए रिया के कपड़े उड़ने लगते हैं। और लिन को जो दिखाई दिया है, इस वजह से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है। वो भी उसे देखते हुए कहता है कि नहीं,
मैं ऐसे ही हार बिल्कुल नहीं मान सकता। और रिया अपने स्वाड से लिन को जान से मार देना चाहती है यार। गुस्से में कहती है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें जमीन पर पछाड़ दिया है, लेकिन फिर भी तुम हार नहीं मान रहे हो। सच में तुम एक अड़ियल मॉन्स्टर हो, इसीलिए अब तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है यार। सिस्टम आकर कहता है आपके इमोशन को स्ट्रेंथ दिया जा रहा है। वहीं पर हमारी रिया के बगल में जो वाइब्रेटर स्वाड है वो और भी बुरी तरह से वाइब्रेट करने लगता है। रिया बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और शॉक भी कि अचानक से अब ये वाइब्रेशन और भी ज्यादा तेज हो गया है। लिन भी अपनी जान को बचाने के लिए अपने ताकत का आखिरी कतरा इस्तेमाल कर रहा है। वो और भी बुरी तरह से अपने वाइब्रेटिंग स्वाड को वाइब्रेट करने लगता है। रिया का गुस्सा गायब होने लगता है। वो कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर भी मन में कहती है कि रुको, तुम ऐसा अटैक मेरे ऊपर में नहीं कर सकते, क्योंकि रिया के बुबरेमोन के ऊपर वाइब्रेटर स्वाड ने अटैक किया है। उसके बुबरेमोन वाइब्रेट करने लगते हैं और वो बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रही है। लिन रिया को ओवरपावर करते हुए पीछे की तरफ में ढकेल देता है और साथ ही उसका वाइब्रेटर स्वाड अब उसमें स्ट्रेंथ आ चुका है, जिस वजह से उसका अपग्रेडेशन भी हो चुका है एक न्यू तरह के वाइब्रेटर स्वाड में। और रिया वाइब्रेटर स्वाड की वजह से उसके बॉडी में सेंसेशन होना शुरू हो गया है, इसलिए वो अपने अंदर ताकत को महसूस नहीं कर पा रही होती और दर्द में अजीबोगरीब से आवाज निकालते हुए पीछे की तरफ में गिरने लगती है। उसके अंदर की ताकत इतनी खत्म हो गई है कि उसके हाथों में मौजूद स्वाड भी छूट जाता है। वो मन में कहती है कि ये बहुत ज्यादा इंटेंस था, इतना ज्यादा इंटेंस कि मेरे पास इतना भी स्ट्रेंथ नहीं था कि अपने वेपन्स तक को मैं अपने हाथों में पकड़ के रख सकूं। रिया जमीन पर धराशायी हो जाती है, क्योंकि उसके बॉडी में ताकत का एक कतरा भी नहीं बचा है। वहीं पर हमारा लिन जो अपने अपग्रेडेड वाइब्रेटर स्वाड को अभी भी हाथ में लिए हुए है, वो रिया को ही देखने लगता है, क्योंकि रिया अगर उठी तो वो दोबारा अपने स्वाड को पकड़कर लिन के ऊपर में अटैक कर देगी। इसीलिए लिन अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे में एक मुस्कुराहट आ जाती है। कहता है तुम्हारे ही स्वाड के पास में ये एबिलिटी नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ और उसका साइज बड़ा हो सके। मेरे स्वाड में भी ये एबिलिटी मौजूद है, तो तुम इसलिए मुझे कमजोर तो नहीं समझ सकती। रिया जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो बहुत ही वीक हो गई है, अपने मन में कहती है कि मेरे आर्म्स, मेरी बॉडी, ये सब एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। मैं अपने अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। साथ ही मेरा मैजिक ऐसा लग रहा है दोबारा से किसी ने इसे निगल लिया है। नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल भी हार नहीं मान सकती। मुझे अपने ब्रीथ को एडजस्ट करना होगा, जिससे मेरा एंगर स्टेट मेंटेन हो जाएगा और हाईली चांसेस है कि इन सब की वजह से मेरा मैजिक वापस मेरे पास में आ जाएगा। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, दोबारा से अपने बॉडी में स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके वापस से उठने की कोशिश करती है, ताकि लिन का आमना सामना कर सके। वहीं पर लिन अपने इस अपग्रेडेड वाइब्रेटर स्वॉर्ड से दोबारा रिया के ऊपर में एक भारी भरकम अटैक करता है। रिया इस वाइब्रेटर स्वॉर्ड को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वहीं पर लिन रिया के ऊपर वाइब्रेटर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। रिया अभी भी कंफ्यूज दिखाई दे रही है यार। ये वाइब्रेटर स्वॉर्ड रिया के पूरे बॉडी में समा चुका है। लगता है कि रिया की हालत पहले जो थी अब उससे और ज़्यादा बदतर होने वाली है। साथ ही उसके बुबरे मोन्स पूरी तरह से इस वाइब्रेटर स्वॉर्ड को अपने अंदर में समा लेते हैं और वहीं पर हमारा लिन जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। मैं हर हालत में इस जेल से बाहर निकल कर ही रहूंगा और इसके लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें ठिकाने लगाना होगा। तो वाइब्रेटर स्वॉर्ड वाइब्रेट करना शुरू करो। और वाइब्रेटर स्वॉर्ड जैसे ही वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, रिया के बॉडी में सेंसेशन होना शुरू हो गया है। वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रही है। उसके अंदर जो ताकत अभी थोड़ी देर पहले आया भी था, वो पूरी तरह से जीरो हो गया है। रिया का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे कि अब रिया अपने आप को इन सब से बाहर नहीं निकाल पाएगी। वो अपने मुंह से अजीबोगरीब सी आवाज़ें निकालने लगती है, साथ ही वाइब्रेटर का भी साउंड आ रहा होता है। रिया इस अटैक को बिल्कुल ही हैंडल नहीं कर पा रही है। उसके पूरे शरीर में सेंसेशन हो रहा है। पता नहीं रिया का अब क्या होने वाला है। वो अपने मन में
कहती है कि ये सब कुछ अब दोबारा से हो रहा है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। मैं ऐसे किसी घटिया मॉन्स्टर के हाथों नहीं हार सकती। बेशक मेरा गुस्सा इस सेंसेशन को ओवरपावर कर सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं अभी भी इस मॉन्स्टर से फाइट बैक कर सकती हूँ। मुझे बस अपने आप को संभालने की जरूरत है। उसके बाद ये मॉन्स्टर मेरे पैरों के नीचे होगा और फिर मैं अपने ह्यूमिलिएशन मेथड से इसकी और भी बुरी हालत कर दूंगी। लेकिन लिन अपने वाइब्रेटर स्वॉर्ड को और भी ज्यादा ताकतवर कर देता है और इस वजह से आसपास की जमीनें बुरी तरह से फटने लगती है। रिया की हालत अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है। लगता है कि रिया को दोबारा अपने स्ट्रेंथ को हासिल करने में बहुत ही लंबा समय लगने वाला है। वहीं पर हम इन दो लड़कियों को देखते हैं जो कि इस प्रेशर के आगे अपने आप को नहीं संभाल पा रही होती, लेकिन सामने का नजारा देखते हुए दोनों ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। लेकिन वाइब्रेटर स्वॉर्ड का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये दोनों ही उस बैरियर को संभाले नहीं रख पाती और बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर पीछे की ओर में गिरने लगती है। लिन अपने वाइब्रेटर स्वॉर्ड की मदद से अपने ताकत का भरपूर इस्तेमाल करता है रिया के ऊपर। इस अटैक की वजह से रिया का सैंडल साथ ही उसने जो कवच पहना हुआ है वो चकनाचूर हो जाता है। रिया को बहुत बुरी तरह से पेन हो रहा है। वो दर्द में चीखती है और अपने मन में कहती है कि ये वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, इसने मेरे इंटायर बॉडी को पेनेट्रेट कर दिया। मेरा एंगर धीरे धीरे डिसअपेयर होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि अब मेरे अंदर में कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं बचा है। आर्लिन ने बहुत ही पावरफुल अटैक से रिया को ज़मीन पर पछाड़ दिया है। ज़मीन बहुत बुरी तरह से चकनाचूर होकर फटने लगती है। साथ ही एक दीवार में दरार भी पैदा हो गया है जो इस बात का सबूत है कि लिन के द्वारा किया गया यह अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। इसके इम्पैक्ट की वजह से जहां पर लिन को कैद करके रखा गया था उस रूम में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, साथ ही एक बहुत ही बड़ा छेद भी। और वहीं पर कुछ पहरेदार है जो इस धमाके को महसूस करने के बाद कहते हैं कि अचानक से ये भूकंप कहां पर आया। और दूसरी पहरेदार कहती है कि वहां पर देखो, इंट्रोगेशन रूम के तरफ से ये धमाका हुआ है। रिया के नेट वाले कपड़े फट चुके हैं, साथ ही कवच और उसके सैंडल के चिथड़े उड़ चुके हैं। रिया की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, वो ज़मीन पर धराशायी हो जाती है। वहीं पर हमारा लिन इतने भारी भरकम ताकतवर अटैक को करने के बाद उसके हाथों से वाइब्रेटर स्वॉर्ड डिसअपेयर हो चुका है। वो अपने घुटनों पर आ जाता है क्योंकि उसने अपने ताकत का आखिरी कतरा इस्तेमाल किया था रिया को टेक डाउन करने के लिए। रिया अनकॉन्शियस हो जाती है, लेकिन उसका चेहरा अभी भी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लिन अपने आप से कहता है कि फाइनली यहाँ जीत मेरी ही हुई। और सिस्टम आकर कहता है कि आपने फीमेल नाइट रिया को डिफीट कर दिया है, आपको स्वॉर्डमैनशिप की एबिलिटी दी जाती है और इसके साथ साथ आपका लेवल 7 में अपग्रेड हो चुका है। इतने खतरनाक युद्ध को लड़ने के बाद लिन अब थक कर जमीन पर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, मैंने अपने ताकत का एक एक कतरा इस्तेमाल कर दिया है, इसलिए अब मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। तो इस एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए एनर्जी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन अभी समय नहीं है ये सब कुछ सोचने के लिए। कोई दूसरा यहाँ पर आ गया तो मुझे बहुत बुरी तरीके से हरा देगा। तो मेरे लिए अच्छा यही है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से एस्केप करके निकल जाना चाहिए। तभी इस इंट्रोगेशन रूम के बाहर से आवाजें आने लगती है। लोग कहते हैं कि लेडी रिया, आखिर अंदर में क्या चल रहा है, आप ठीक तो है ना? लिन घबराते हुए कहता है कि ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और किसी भी पल इस रूम के अंदर में आ जाएंगे, जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मुझे हर हालत में इस जगह पर से अब भागना ही होगा। और दीवार में जो छेद हुआ है, लिन उसके तरफ में देखकर बड़े ही तेजी से दीवार के पास पहुंच जाता है और दीवार को फांद कर भागने के लिए तैयार। वहीं पर रिया जो अनकॉन्शियस अभी भी जमीन पर पड़ी हुई है, साथ में दो लड़कियां वो भी अनकॉन्शियस होकर जमीन पर पड़ी हुई है। बाहर वाली जितनी भी लेडीज है वो कहने लगती है कि देखो, डोर को सील किया गया है, हम इसे ओपन नहीं कर पा रहे हैं। इस सील्ड मैजिक को अंदर से किया गया है, इसलिए हम इसे खोल नहीं पा रहे हैं। मैं जल्दी से जाती हूँ कि गार्ड कैप्टन यहाँ आकर हमारी मदद करें इस सेल के डोर को ओपन करने में। जब तक कि ये सारी लेडीज सेल के गार्ड को लेकर इस डोर को ओपन कर पाते, लिन इस जगह पर से एस्केप करके भाग जाता है। लेकिन वहीं पर रिया जो अभी भी अनकॉन्शियस है, उसके नजदीक हमें दो पैर दिखाई देते हैं जो कि बेशक एक लेडी के हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड लड़कियों का है। लेकिन इस लेडी के हाथों में स्वॉर्ड भी मौजूद है, जो शायद उसने रिया के तरफ में एम किया है या फिर वो स्वॉर्ड लेकर ही घूमती है। लेकिन रिया जो अभी भी
अनकॉन्शियस है, उसे होश बिल्कुल भी नहीं आया है। लेकिन ये लेडी, इसका फिगर बहुत ही कमाल का है। अगर रिया से कंपेयर किया जाए तो इसका फिगर उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतर है। वो अपने स्वॉर्ड को रिया के चेहरे के जस्ट साइड वाले ज़मीन पर गाड़ देती है, जिससे एक आवाज़ होती है। वहीं पर रिया, जो अब तक अनकॉन्शियस थी, इस आवाज़ को सुनने के बाद बौखलाती हुई अपनी आंखों को खोलती है। कंफ्यूज होकर वो सामने की ओर में देखती है और सामने एक बहुत ही हॉट, सेक्सी और बहुत ही कमाल का ड्रेसअप की हुई फीमेल दिखाई देती है, जिसका फिगर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसे देखने के बाद तो मज़ा ही आ गया। और उसे देखते हुए रिया, जो बहुत ही ज़्यादा शॉक है, वो कहती है कि मॉम, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और ये है रिया की मदर, जो रिया के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी है। वो एक दबी आवाज़ में रिया से कहती है, रिया, तुम्हारी वजह से वो मॉन्स्टर एस्केप करने में कामयाब रहा। इसमें मैं एक बात तो ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों के दोनों कमाल के हैं खूबसूरती में। सीन बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारी लेडीज़ अपना अपना काम कर रही होती हैं और वहीं पर अपने पूरे शरीर को ढका हुआ लिन आगे की ओर में बढ़ रहा है, ताकि किसी तरह से अपने आप को इन सारे सिचुएशन से बाहर निकाल सके। यहाँ सीन थोड़ा फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर किसी फीमेल नाइट के ऊपर में अटैक करके उसे बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खूंखार और ख़तरनाक है। वो बहुत ही ज़ोर से रॉर करके दहाड़ने लगता है। बहुत सारे फीमेल नाइट्स अपने अपने वेपन्स को लिए हुए इस मॉन्स्टर का सामना कर रहे हैं। एक गोल्डन कलर की नाइट कहने लगती है कि उसके स्कैल्प को देखो, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, इसी वजह से हमारा जो अटैक है उसका इस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा। और दूसरी लड़की कहने लगती है कि हमें जल्दी से जल्दी और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इससे डील करने के लिए। ये बीस्ट इनके मदद के आने तक का इंतज़ार नहीं करने वाला, वो बड़े ही तेज़ी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर में भागता है। और ये नाइट उसे आता हुआ देख कर कहते हैं कि देखो, वो हमारे ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आ रहा है, हमें हर हालत में इसे यहीं पर होल्ड करके रखना होगा। हम किसी भी हालत में इसे सिटी के अंदर में एंटर करने तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। लेकिन ये बीस्ट बहुत ज़्यादा फायर्ड अप और ताकतवर है। वो अपने सामने में आने वाले सारे फीमेल नाइट को कुचलता हुआ, उन सबको हवाओं में उछालता हुआ तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में अटैक करने के लिए बढ़ रहा है। एक जो फीमेल नाइट है जो उसके सामने में मौजूद है, उसका पूरा बॉडी कांप रहा है, लेकिन फिर भी वो बड़े बहादुरी से उसका सामना करने के लिए वहीं पर खड़ी है। लेकिन ये बीस्ट जैसे ही उसके और ज़्यादा नज़दीक पहुंचता है, वो घबराते हुए कांप कर ज़मीन पर ही गिर जाती है। और ये मॉन्स्टर बड़े ही गौर से इस फीमेल नाइट को देखता है, लेकिन तभी हवाओं में कूदकर कोई अपना पूरा फिगर का प्रदर्शन दिखाते हुए बड़े ही तेजी से नीचे की ओर में लैंड करने लगती है। और सीधा इस बीस्ट के मुंह के ऊपर में वो अपने पिछवाड़े के दम पर नीचे की ओर गिरती है और ये बीस्ट जमीन पर धराशायी हो जाता है। लगता है कि इस लेडी के पास स्ट्रेंथ की बिल्कुल भी कमी नहीं है यार। जहाँ तक मैं सही हूँ तो यही है रिया की मदर, जो अभी भी अपने पिछवाड़े से इस बीस्ट के ऊपर में बैठी हुई है, जो इस बात का सबूत है कि इसका पिछवाड़ा उसकी तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। सारे लोग कंफ्यूज होकर रिया की मदर को गौर से देखने लगते हैं, क्योंकि उनको बचाने वाली उनकी सेवियर इस जगह पर आ चुकी है। वहीं पर ये बीस्ट अपने आप को थोड़ा सा भी मूव नहीं कर पाता और अपने सामने में रिया की मदर को देखते हुए लोग कहने लगते हैं कि देखो, ये तो हमारी कमांडर मार्गरेटा है। जब तक कमांडर मार्गरेटा उसके ऊपर में अपने पिछवाड़े के दम पर बैठी हुई है, किसी भी एनिमी में इतनी ताकत नहीं है कि वो खड़ा हो सके, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। इस मेथड को इस्तेमाल करते वक्त जो सामने वाला एनिमी होता है, वो अपने अंदर स्ट्रॉन्ग ह्यूमिलिएशन को फील करता है। मैं तो पहले ही बोला था, इसके पिछवाड़े में जरूरत से कुछ ज्यादा ही दम है। इसका इफेक्ट ये रहता है कि एनिमी के बॉडी के अंदर जो मैजिक होता है वो धीरे धीरे करके एक्सप्लोड होने लगता है। अब जैसा कि इस लेडी ने बताया था, इस बीस्ट के अंदर का जो मैजिक है वो धीरे धीरे करके एक्सप्लोड होता है और साथ ही उसके बॉडी के ऊपर में जो कवच होता है वो पूरा का पूरा बाहर निकलने लगता है और अंदर जो इसका रियल स्किन है, जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, वो अब दिखाई देने लगा है। वहीं पर मार्गरेटा अपना समय बर्बाद नहीं करती, अपने स्वॉर्ड को इस बीस्ट के सर के अंदर में घुसेड़ देती है, क्योंकि अब इस बीस्ट के ऊपर का हार्ड कवच निकल चुका है। सामने में जो बचा है वो है स्मूथ और एकदम नरम वाला स्किन। तो
तो इसी वजह से स्वाड इसके खोपड़ी के आर पार हो चुका है। इसी के साथ इस बीस्ट का खात्मा हो जाता है। एक फीमेल नाइट कहती है कि देखो, उन्होंने अपने स्वाड को उसके सर के आर पार कर दिया है। रीटा अपने स्वाड को बीस्ट के खोपड़ी से बाहर निकालती है। उसके स्वाड से पर्पल कलर का खून टप 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 करके गिरता है। मार्गरेटा आगे की ओर में बढ़ती है। सारे लोग एकटक मार्गरीटा को देखने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं कि अच्छी बात यह है कि ये मार्गरीटा हमारे साइड में है। अगर ये हमारे अगेंस्ट में होती तो हमें पूरा यकीन है कि हम इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते। और तभी एक लेडी नाइट कहती है, जब तक लेडी मार्गरीटा हमारे साथ है हम किसी भी मॉन्स्टर को डेफिनेटली डिफीट कर देंगे। रीटा मन में कहती है कि दिन ब दिन सिटी के चारों तरफ मॉन्स्टर की संख्या इंक्रीज होती जा रही है। मुझे इसके बारे में क्वीन से डिस्कस करना होगा ताकि हम गार्ड्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके, क्योंकि इतने सारे गार्ड्स इन्हें रोकने के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। अगर ये सिचुएशन ऐसा ही चलता रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सिटी स्टेट के अंदर ये सारे मॉन्स्टर आज नहीं तो कल घुसपैठ कर ही लेंगे और हम उन्हें अंदर घुसने से रोक भी नहीं पाएंगे। तभी एक लेडी नाइट भागकर हड़बड़ाती हुई आकर कहती है, लेडी रीटा, एक बहुत ही बुरी खबर है आपके लिए। और रीटा उसके तरफ में देखती है और वो लेडी नाइट बताती है कि एक मॉन्स्टर जिसे इंट्रोगेशन रूम में रखा गया था वो एस्केप कर गया है। रीटा जिसके चेहरे पे कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये बता सकता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा शॉक है। आखिर उसके नाक के नीचे से ये सब कुछ कैसे हो सकता है। वहीं पर सीन लिन के तरफ का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा लिन अपने पूरे शरीर को ढांपे हुए अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर इस आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कर रहा है। मन में कहता है कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर में एक लौता आदमी हूँ। तो बेशक इन लोगों का मुझे एक मॉन्स्टर समझना जायज़ है, लेकिन वो गॉडेस कहाँ पर है जिसने इस वर्ल्ड के अंदर मुझे समन किया है? क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने एक बार भी उसे नहीं देखा। ये बहुत ही स्ट्रेंज की बात है। वैसे भी मेरे पास जो सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया है, तो मैं गॉडेस के बारे में बाद में सोचूंगा। लेकिन अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मैं जाकर हीरो एडवेंचरर गिल्ड को ढूंढूं जिससे मैं कुछ बॉन्टी अर्न कर सकूंगा। कम से कम चेंज करने के लिए एक नॉर्मल कपड़ा तो मेरे पास हो। अगर वो भी नहीं रहेगा तो मुझे शायद नंगा घूमना पड़ेगा। लेडी नाइट्स ने कर्फ्यू लगा दिया है। वो चारों तरफ में लिन को ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो उसे एक मॉन्स्टर समझते हैं, लेकिन लिन ने अपने पूरे चेहरे को कवर करके रखा हुआ है जिससे कोई भी आसानी से उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लिन मन में कहता है कि अगर इन गार्ड्स ने मुझे दोबारा से पकड़ लिया तो ये मेरे लिए बहुत बड़े परेशानी वाली बात है। मेरे लिए सबसे अच्छा यही है कि इन गार्ड से जितना दूर हो सके मैं उतना दूर रहूं। दुकान की मस्क्यूलर लेडी कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किस तरह के वेपन्स, आर्मर, बैकपैक, जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगी। लिन इससे बात करने के लिए कतराने लगता है, लेकिन इस लेडी को कुछ नोटिस होता है। वो कहती है, हे रुको, बिल्कुल भी मूव मत करना। अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और लिन के चेस्ट को टच करते हुए कहती है, ये क्या है? और लिन बोलता है कि आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? और ये लेडी कहती है कि तुम्हारा चेस्ट ये तो एकदम फ्लैट है। अगर तुम अपने लिए कोई आर्मर बाय करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से तुम्हें कस्टम मेड आर्मर बाय करना चाहिए, वही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। लिन भी लड़कियों की तरह अदाएं दिखाकर बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये एडवेंचरर गिल्ड कहाँ पर है? क्योंकि मैंने आसपास में काफ़ी जगह चेक कर लिया, मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। मानता हूँ थोड़ा सा ओवर एक्टिंग था, लेकिन फिर भी मज़ा तो आया। और मस्कुलर लेडी कहती है कि तुम्हें इस रोड के सहारे सीधा सीधा आगे बढ़ना होगा। जैसे ही रोड के एंड में तुम पहुंचोगी तुम्हें लेफ्ट की तरफ में मुड़ना होगा। उसके बाद तुम्हें एडवेंचरर गिल्ड सामने में दिखाई देगा। लिन कहता है कि आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मस्कुलर लेडी मुस्कुराते हुए बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें और ज़्यादा पपीता खाने की ज़रूरत है। यकीन मानो उसका जो इफेक्ट है वो सचमुच में होता है। बहुत जल्द तुम्हारे बड़े बड़े संतरे आ जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें पपीता खाना होगा। पहाड़ बनना तो अभी बहुत ही दूर का सफर है। सीन इंट्रोगेशन रूम में दिखाया जाता है, जहां रीटा कहती है कि मॉन्स्टर को सीलिंग स्टोन के हथकड़ी से बांध कर रखा गया था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे नाक के नीचे से एस्केप करने में कामयाब रहा। रिया बताती है कि मैं अपने पैरों को उसके चेहरे पर रखकर मॉन्स्टर से इंट्रोगेशन कर रही थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसका अपोजिट साइड इफेक्ट होगा।
इस सिचुएशन की वजह से उस मॉन्स्टर को मौका मिल गया और वो यहाँ से भागने में कामयाब रहा। रीटा कहती है किसी के चेहरे पर पैर रखना ये एक रूल मैजिक होता है। तुम कह रही हो कि इसने काम नहीं किया, लेकिन असली कारण तो ये है कि तुम्हारा दिल तुम्हारे काबू में ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें मैजिकल बैकलैश से सफर करना पड़ा और इसका कोई दूसरा कारण नहीं। अच्छा, तो बेटी जो है वो अपने पैरों को लोगों के चेहरे पर रखती है, वहीं पर माँ अपने पिछवाड़े के दम पर किसी भी बीस्ट को धराशाही करती है। रिया शर्मिंदगी से कहती है कि मदर, मैं माफी चाहती हूँ। वो कहना तो चाहती थी कि मैं अपनी गलती को वापस से जरूर सुधारूंगी, लेकिन तभी रीटा कहती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है। रिया कंफ्यूज होकर रीटा को देखती है और रीटा कहती है कि मैंने तुम्हारी एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पर समझ लिया था, तो इसमें तुम्हारी नहीं बल्कि सारी गलती मेरी है। मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ऐसे ही नहीं देनी चाहिए थी। मुझे अब ये लगने लगा है कि तुम नाइट कमांडर के पोजीशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो। तुम बहुत ज्यादा इम्पल्सिव और गुस्से से भरी हुई हो। जब भी तुम्हें गुस्सा आता है तुम बेकाबू हो जाती हो और मॉन्स्टर को जान से मारना तुम्हारा प्राइमरी गोल होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय तुम उनके साथ में कंपटीशन करती हो। आज तुमने एक मॉन्स्टर को अपने नाक के नीचे से एस्केप करने दिया। वैसे आज नहीं तो कल ये होने वाला ही था, लेकिन वो आज हो गया। अगर तुम अपने एंगर को रीजन के साथ में मेंटेन कर पाए तो तुम अपने ट्रू पावर को अनलीज कर सकोगी। तो अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं पर्सनली जाकर जिस मॉन्स्टर ने तुम्हें डिफीट किया है उससे डील करूंगी। शर्म से भरी हुई रिया कहती है कि ये गलती मेरी है, तो इस गलती को सुधारने का मुझे एक मौका मिलना चाहिए। और रीटा कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही इस मैटर को हैंडल कर सकती हूँ। तुम्हारी पोजीशन एक नाइट कमांडर की है, लेकिन तुम्हारे टीममेट्स ने ये देखा है कि मॉन्स्टर से बैटल के दौरान तुम्हारे पूरा शरीर कांप रहा था, तुम्हारे चेहरे में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो इसमें तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि तुम्हारे टीममेट्स बैटल के दौरान कभी तुम्हारे ऊपर में भरोसा करेंगे। रिया एक्सप्लेन करती हुए कहती है कि मदर, मैं डर से नहीं कांप रही थी, बल्कि उस मॉन्स्टर के पास में कुछ ऐसे मेथड्स थे जो बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब थे। उसका वेपन तुम्हारे माइंड को मैनिपुलेट करता है, साथ में तुम्हारा पूरा बॉडी कांपने लगता है। ऐसा लगता है कि तुम फाइट करने की स्टेट में हो ही नहीं। रीटा कहती है कि तुम्हारी मदर का माइंड तुम्हारे दिमाग जितना कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उस मॉन्स्टर के पास में किस तरह का मेथड्स है, मैं अपने बैटल को सीधा लड़ती हूँ। मुझे डगमगाने की या लड़खड़ाने की जरूरत नहीं। घर जाओ और आराम करो, तुम्हारे वो फॉलोवर्स और प्लांट्स, उन्हें तुम्हारी सख्त जरूरत है। रिया अंदर ही अंदर सहम जाती है, उसका हाथ अभी भी कांप रहा है। ऐसा लगता है कि वाइब्रेटर स्वॉर्ड का असर अभी तक उसके बॉडी में है। सीन एडवेंचरर गिल्ड की तरफ दिखाया जाता है। लिन इसके दरवाजे के सामने में आता है और दरवाजे को ओपन करके अंदर की तरफ में जाकर देखता है, और इस गिल्ड के अंदर में हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लिन आगे की चीजों को एक्सप्लोर करते हुए मन में कहता है, कहीं मैं दोबारा से किसी गलत रास्ते पे चलकर तो नहीं आ गया, आखिर मुझे यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। फिर वो कहता है कि क्या कोई यहाँ पर है, मैं एक हीरो हूँ जो कि एक क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ आया है। तो यहाँ पर एक ह्यूमन है जो लिन के सामने में आ चुकी है। लिन उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है, ये एक लेडी है। बेशक लेडी है, क्योंकि लिन तो एक लौता लड़का है ना। ये लेडी कहने लगती है, तो क्या तुम भी एक हीरो हो जो डीमन किंग हेक्टर को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आई है। लिन कहता है कि हाँ, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेडी कहती है, ऐसे में तो आप लेट हो गए हैं, क्योंकि जितने भी पार्टीज उसको कैप्चर करने के लिए आए थे वो 5 दिन पहले ही निकल गए हैं अपने सफर में। लिन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो क्या यहाँ कुछ और क्वेस्ट है, मैं उसे भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेडी कहती है, वैसे ये काम भी तुम्हारा ठीक है, अपना हीरो बैच मुझे दो ताकि मैं तुम्हें रजिस्टर कर सकूं। लिन परेशान हो जाता है, कहता है कि मेरे पास इस तरह का कोई भी बैच नहीं है। और लेडी कहती है, क्या तुम्हारे पास नहीं है, क्या तुम सचमुच में कोई प्रोफेशनल हीरो हो भी या नहीं। लिन कहता है कि दरअसल मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है इस जगह पर आए हुए। लेडी कहती है कि देखो वहां पर लीडर बोर्ड है, तो वहां पर से किसी भी रैंडम क्वेस्ट को तुम पिक कर लो। अगर तुम सक्सेसफुली अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस आ जाते हो तो हीरो बैच के साथ तुम्हें बाउंटी भी दे दी जाएगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि अभी हमारे पास में सिर्फ 2 ही क्वेस्ट बचे हैं, तो तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को ही चूज करना होगा। सिस्टम बताता है कि पहला है, अगर तुम डीमन किंग हेक्टर को एलिमिनेट कर देते हो तो तुम्हें 10 मिलियन गोल्ड कॉइन दी जाएगी, और वहीं पर
एक और पर्वर्ट आदमी है जो कि हमारा लिन ही है। अगर तुम इस मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हो तो तुम्हें 750 कॉपर कॉइन दिया जाएगा। लिन मन में कहता है कि जिस बंदे के ऊपर में 750 कॉपर कॉइन रखा गया है बेशक वो बंदा मैं ही हूँ। और लेडी कहती है चलो मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ, एक प्रोफेशनल हीरो के तौर पर अगर तुम शुरुआत कर रहे हो तो सबसे बेस्ट यही है कि जो सबसे सिंपल क्वेस्ट होता है तुम्हें फर्स्ट उसे ही चूज करना चाहिए। लिन डीमन किंग हेक्टर के मिशन को चूज करता है क्योंकि वो अपना मिशन तो चूज नहीं कर सकता ना, वरना अपने आप को पकड़वा कर अगर वो उनको दे देता है तो 750 कॉइन वो किसको देगा। फिर अपने आप से कहता है कि मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। मानता हूँ कि मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतने आसानी से हार नहीं मान सकता। तभी लिन की नज़र रिया पर पड़ती है, वो चौंक जाता है। एक लेडी कहती है लेडी रिया आपको जाकर आराम करना चाहिए यार। ब्लू हेयर लेडी कहती है हमें उस घटिया मॉन्स्टर को कैप्चर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिया कहती है कि मैंने पहले ही तुम दोनों से कह दिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो रायता मैंने फैलाया है उसे मुझे खुद ही समेटना होगा। मैं हमेशा ही अपनी मदर को इस तरह से ट्रबल में नहीं डाल सकती, मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ ना कि उनके ऊपर मैं बर्डन बनना चाहती हूँ। अगर तुम लोग मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मुझे फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहीं पर लिन अपने चेहरे को छुपाते हुए आगे बढ़कर मन में कहता है कि आखिर ये मेरे ही रास्ते में क्यों आ जाती है। रिया के साथी कहते हैं कि वो दोबारा से ऐसा बिहेव कर रही है। ब्लू हेयर लेडी कहती है कि मुझे लगता है कि जो लेडी रीटा है ना उन्होंने इसे प्रोवोक कर दिया है। लिन सामने की तरफ में देखकर मन में कहता है कि वहाँ सामने में एक गली है, मैं बाईपास से होता हुआ उसे स्किप करके इस जगह से निकल सकता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन इस जगह पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है, लेकिन स्टेज के ऊपर एक लेडी है जो कि स्वॉर्ड को अपने हाथों में लिए हुए है या फिर उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। ये बहुत सारी लेडियां मिलकर उसे ये सब कुछ करता हुआ देख रही है। लिन इन सारी लेडीज के बीच में होता हुआ आगे बढ़कर मन में कहने लगता है मुझे लगता है कि ये लोग मुझे सर्च करते हुए इस जगह तक आ गए हैं, जल्दी से जल्दी मूव करते हुए मुझे यहाँ पर से निकलना होगा, इससे पहले कि सिचुएशन पहले से और ज्यादा बेकार हो जाए। रिया अपने साथियों से कहती है कि जहां तुम लोग उसे ढूंढने के लिए गए थे वहां पर तुम लोगों को कुछ मिला, और उसकी एक साथी कहती है कि हमने ईस्ट सिटी में सब तरफ देख लिया, हमें कुछ भी नहीं मिला। और दूसरी लेडी कहती है कि ये मॉन्स्टर शायद यहाँ से भागने में कामयाब हो गया होगा। रिया कहती है कि नहीं, वो यहाँ से नहीं भाग सकता, मैंने टाइम को अच्छी तरह से कैलकुलेट किया है, अगर वो भागेगा भी तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। वैसे वो मॉन्स्टर कई मायनों में ह्यूमंस की तरह ही दिखाई देता है, अगर वो भीड़ में घुल मिल गया है तो उसे ढूंढना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। और वहीं पर लिन अपने पूरे चेहरे को ढांपे हुए गली के अंदर में छुपा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में रिया के सामने में नहीं आ सकता, और वो छुप कर रिया को देखने लगता है। रिया कहती है कि तुम दोनों उस तरफ जाकर सर्च करो, मैं जाती हूँ इस तरफ ढूंढ कर देखती हूँ कि कहीं वो यहाँ पर आसपास में तो कहीं नहीं है। वो दोनों कहती है कि ठीक है हम समझ गए। और लिन एक गहरी सांस लेते हुए मन में कहता है वो अब मुझे फॉलो नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि अब मैं पूरी तरह से सेफ हूँ। लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। अब मुझे सबसे पहले एक ऊंची जगह ढूंढना होगा जहाँ से मैं सिटी गेट को देख सकूं कि वो कहाँ पर है, और लगता है कि सबसे ऊंचा टावर मेरी नजरों के सामने में ही है, तो मुझे जल्दी से जल्दी उस टावर में जाना चाहिए, इससे पहले ये रिया मुझे ढूंढते हुए मेरे नजदीक पहुंच जाए। तभी कोई लिन के पीछे में आकर उसको हुड्डी को पकड़ लेता है। लिन चौंक जाता है, और ये है रीटा जिसने हमारे लिन को कैप्चर कर लिया है। लिन घबराने लगता है, जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है कंफ्यूजन में कि आखिर कौन है जिसने उसके हुड्डी को पकड़ा है, कहीं वो रिया तो नहीं है। लेकिन ये है रीटा जिसे लिन बिल्कुल भी नहीं जानता, क्योंकि इन दोनों का अब तक एक दूसरे से आमना सामना हुआ ही नहीं था। और रीटा मुस्कुराते हुए कहती है कि जितना मैंने इमेजिन किया था तुम तो उससे कई गुना ज्यादा छोटे हो मेरे प्यारे छोटे से मॉन्स्टर। रीटा समय बर्बाद ना करते हुए एक ताकतवर किक अटैक लिन के ऊपर में कर देती है। लिन इस अटैक से अपने आप को नहीं बचा पाता, क्योंकि ये एक सरप्राइज अटैक था, उसे अपने आप को संभालने या स्टेबल करने का मौका तक नहीं मिला। लेकिन रीटा ने अपनी पूरी ताकत से लिन के ऊपर पैरों से अटैक किया था, इस वजह से लिन बहुत ही दूर जाता है और एक दीवार से जाकर टकराता है। दीवार में एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है। आसपास में जो लेडीज होती है वो सब आंखें खोलकर इस नज़ारे को देखने लगती है। लेडीज कंफ्यूज होकर कहने लगती हैं कि आखिर अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया। ऐसा लगा कि कोई हवा में उड़ता हुआ आया और सीधे दीवार से जाकर टकराया है। ऐसा लगा जैसे कि कोई आंधी की रफ्तार से आया और तूफान की रफ्तार से टकराया।
रीटा अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर आगे बढ़ती हुई ये बताती है कि ये एक बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर है। अगर तुम लोगों ने जल्दी इस जगह को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। अगर अपनी जान बचानी है तो जल्दी से यहाँ पर से निकल जाओ। और सारे लोग चौंक कर उसकी बातों को सुनते हैं और तेजी से इस जगह से दुम दबाकर भागने लगते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी जान को बचाना चाहता है। साथ ही यहाँ पर नाइट गार्ड्स भी आ चुके हैं और कहने लगते हैं कि देखो मॉन्स्टर वहाँ पर है, जल्दी से चलो, हमें उसे पकड़ना ही होगा, वो हमारे हाथ से बिल्कुल भी बचकर जाने ना पाए। वहीं पर लिन जो बुरी तरह इंजर्ड हो चुका है वो पत्थरों का सहारा लेकर उठने लगता है। बेचारे को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है और अपने मन में कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, लेकिन अभी जो मुझे पकड़ने के लिए आए हैं आखिर में ये लोग है कौन। एक नाइट गार्ड लिन के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। कहती है कि मॉन्स्टर अब तुझे मरना ही होगा। और लिन गुस्से भरी निगाह से साइड से पीछे की ओर में देखता है और उस नाइट के पीछे में और भी नाइट्स है जो अपने अपने वेपन्स को लिए हुए लिन के तरफ में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही ये लेडी नाइट लिन के ऊपर में अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, लिन अपना रिफ्लेक्स दिखाते हुए तेजी से अटैक से डॉज करके अपने आप को बचा लेता है। जल्दी से लेडी के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, जिससे ये लेडी अपने स्वॉर्ड को बिल्कुल ही मूव नहीं कर पाती। लिन अपने पैरों से उस लेडी के ऊपर अटैक करके पीछे के तरफ में ढकेल देता है। लिन के हाथों में अब उस लेडी का स्वॉर्ड है और साथ ही उस लेडी नाइट के बाकी साथी भी अपने हाथों में वेपन लिए हुए लिन के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। सबसे पहले ये फरसा लेडी वाली नाइट आकर लिन के ऊपर में अपने फरसे से अटैक करती है, बहुत ही पावरफुल वाला। लेकिन लिन भी तैयार है उस स्वॉर्ड को पकड़कर इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। और तभी यहाँ सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि आप अपने स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करिए। और जैसा सिस्टम ने कहा था, लिन अपने स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करने लगता है। उसके बॉडी से ब्लू कलर की एनर्जी बाहर निकलती है और वो इस फरसे वाले नाइट लेडी को ओवर पावर करते हुए उसके फरसे को वहीं पर ही ब्रेक कर देता है। साथ ही इस लेडी के ऊपर में ओवर पावर करते हुए उसे भी पीछे के तरफ में ढकेल देता है और वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर जमीन में बहुत बुरी तरह से गिरती है। उसकी साथी फिक्र करते हुए कहती है कि उसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, तुम्हें कहीं इंजरी तो नहीं आई। और ये लेडी कहती है कि उसने भले ही मेरे ऊपर में अटैक किया था, लेकिन मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। दूसरी लेडी नाइट पूछती है तो इसका मतलब क्या उस मॉन्स्टर ने तुम्हारे ऊपर जब वो अटैक कर रहा था अपने पावर को होल्ड बैक कर लिया था? लिन गुस्से में कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम सबको कितनी बार ये बात बताई है कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ और अभी मैं यहाँ पर से बस सेफली बाहर निकलना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके, और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम लोग इसी तरह से मेरे ऊपर में कंटिन्यूअसली अटैक करते रहोगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं फाइट बैक करता रहूंगा, और मैं किस हद तक जाऊंगा वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। सारे लोग एक बार के लिए कतरा जाते हैं कि अटैक करे या नहीं। तभी रीटा कहती है कि जाओ, इसे यहीं पर ख़त्म कर दो, ये हमारे हाथों से बचकर निकलना नहीं चाहिए। और सारे के सारे लेडी नाइट्स अपने वेपन्स को तैयार करके फायर्ड अप होते हुए तेजी से लिन की और आगे की ओर में बढ़ने लगते हैं। सिस्टम अपेयर होकर कहता है, होस्ट स्वॉर्डमैनशिप साइलेंट एनहिलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको एक ही बार करने को मिलेगा। लिन का स्वॉर्ड बहुत ही बड़ा बन चुका है, साथ ही वहां से लाइटनिंग भी बाहर निकल रही है। जहां तक मुझे याद है इस तरह का अटैक रिया ने लिन के ऊपर में उस सेल के अंदर में किया था। सारे लेडी नाइट्स ये देखकर हैरान होती हुए कहते हैं कि देखो, ये मैजिक तो लेडी रिया का नजर आता है, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। लिन इनके ऊपर में थंडर लाइटनिंग स्वॉर्ड का अटैक कर देता है, कोई भी नहीं बच पाता। जो भी इसके रेंज में आता है सारे के सारे अनस्टेबल होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी है। लेकिन रीटा पूरी तरह से सही सलामत है, क्योंकि उसने ये सब कुछ अपनी बेटी को सिखाया है, तो इतने आसानी से ये अटैक उसे तो नहीं लगने वाला। वो बड़े ही तेजी से लिन की ओर में आगे बढ़ने लगती है। लिन उसे अपनी ओर आता हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाता है। लिन आसानी से हार मानने वालों में बिल्कुल भी नहीं है। वो अपने स्वॉर्ड को और भी टाइट पकड़ लेता है ताकि वो रीटा के अटैक का भी सामना करे। लेकिन जैसे ही वो उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने स्वॉर्ड को आगे करता है, रीटा का ताकत इतना ज्यादा है कि वो लिन के स्वॉर्ड को दो हिस्सों में काट देती है। लिन चौंक जाता है, लेकिन रीटा स्माइल कर रही है। और वहीं पर सिस्टम अपेयर होकर कहता है कि स्वॉर्डमैनशिप आपने यूज कर लिया है, करेंटली जो अनइक्वायर स्किल है वो है 0। लिन मन में कहता है, जो स्किल मैंने हासिल किया था उसे सिर्फ मैं एक ही बार यूज कर सकता था और वो मैंने कर दिया, पता नहीं मैं इसका सामना कर भी पाऊंगा या नहीं। और रीटा कहती है कि क्या तुम अभी भी शांति से इस जगह से निकलना चाहते हो? सच में
तुम तो एक अड़ियल मॉन्स्टर हो। हमारा टोरली सिटी स्टेट ऐसी जगह नहीं है जहां पर तुम अपने मर्जी से कभी भी आ जा सकते हो। लिन हार नहीं मान रहा है। वो अपने टूटे हुए स्वाड को पूरी ताकत से रीटा के तरफ में फेंक देता है। वहीं रीटा अपने स्वाड को सामने करते हुए इस टूटे हुए स्वाड को वहीं पर ब्लॉक कर देती है, जिससे ये स्वाड रीटा के नज़दीक नहीं पहुंच पाता। और मौका पाकर लिन इस जगह से तेजी से भागते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि हम दोनों की मुलाकात एक दूसरे से कभी भी ना हो। वहीं एक लेडी नाइट धूल से निकलकर लिन को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है कि ये मत सोचना कि तुम यहाँ से स्केप करके निकल जाओगे, क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। शायद हमारा लिन ये बात को भूल गया था कि रीटा ही नहीं है जो इसे कैप्चर करना चाहती है, और भी लेडी नाइट्स है जो इसे कैप्चर करने के लिए आई है। और ये लेडी नाइट लिन को सीधा पकड़कर गुलाटी मारते हुए सीधा रीटा के पैरों के नजदीक में पहुंच जाती है। लेडी नाइट ने लिन को कैप्चर कर लिया है, उसके मुंह को जमीन पर सटा देती है और मौका मिल गया है रीटा को अपने पिछवाड़े का दम दिखाने का। वो भी अब पूरी तरह से तैयार है लिन के मुंह के ऊपर में अपने पिछवाड़े के बल बैठने के लिए। और जिसने लिन को पकड़ा है वो कहती है कि कमांडर रीटा, अब समय है, जल्दी से कीजिए। रीटा लिन को देखती हुए कहती है कि बहुत बढ़िया माइलस, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मुझे ये पसंद आया। रीटा अपने बम के दम पर नीचे की ओर झुकने लगती है ताकि वो लिन के चेहरे पर बैठ सके, और मन में कहती है कि तुम काफी घमंड से बात कर रहे थे और उसके लिए तुम्हें प्राइस तो पे करना ही होगा, छोटे मॉन्स्टर। रीटा का पिछवाड़ा लिन के एकदम नजदीक पहुंच जाता है। लिन कंफ्यूज होता है कि आखिर अब ये रीटा उसके साथ में क्या करने की कोशिश कर रही है। मैं तुझे याद दिला दूं मेरे भाई, थोड़ी देर पहले जो रिया अपने पैरों से तेरे साथ कर रही थी, अब वो रीटा अपने पिछवाड़े से तेरे साथ करना चाहती है। रीटा अपने बम के दम पर लिन के चेहरे पर बैठ जाती है और कहती है कि तुम्हारी मौत दर्दनाक होनी चाहिए, क्योंकि तुम शांति से मरने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी मौत को और ज़्यादा पेनफुल होना होगा। लेकिन वहीं पर लिन को दर्द हो रहा है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा है। उसका गाल टमाटर की तरह लाल हो चुका है। वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। इस भारी भरकम औरत ने बड़े ही बेशर्मी से और टाइटली मेरे चिक्स के अगेंस्ट अपने पिछवाड़े को लगाकर रखा हुआ है। रीटा के साथ ही खुश होकर बोलते हैं कि देखो कमांडर, रीटा ने सीधा उसके चेहरे पर अपने पिछवाड़े को डाल दिया है। बेशक अब ये मॉन्स्टर बहुत ही बुरी मौत मरने वाला है। लेकिन वहीं पर रीटा जो कंफ्यूज है अपने मन में कहती है कि एक मिनट रुको, आखिर अभी तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है। लॉजिकली बात की जाए, जिस मूवमेंट को इसने ये रियलाइज किया था कि मैं इसके सर पर अपने पिछवाड़े के दम पर बैठी हूँ, ह्यूमिलिएशन की फीलिंग की वजह से एरिस का जो मैजिक इसके अंदर भरा हुआ था उसे तो अब तक बाहर निकल जाना चाहिए था। और लिन से कहती है कि छोटे मॉन्स्टर, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इससे ज्यादा भी इंड्योर कर सकते हो। लिन ब्लश करते हुए मन में कहता है कि वाह, ये औरत तो अपने पिछवाड़े से मेरे फेस में मसाज कर रही है, आखिर ये करना क्या चाहती है। लिन का पूरा शरीर कांपने लगता है, उसके मुंह से आवाजें निकलती है दर्द भरी, और उसे सुनते हुए रीटा मुस्कुराकर कहती है अब इस मॉन्स्टर का पूरा शरीर कांपने लगा है, लगता है कि अब ये पेन को महसूस कर पा रहा है। अब ये और ज़्यादा समय तक इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। छोटे मॉन्स्टर, जल्दी से अब मुझे बताओ कि अंदर घुसने में तुम कैसे कामयाब हुए और यहाँ अंदर आने का तुम्हारा रियल पर्पस क्या है। तब मैं तुम्हें एक जल्दी मौत दूंगी, वरना तुम्हारी मौत तड़प तड़प कर होगी और वो बहुत ही ब्रूटल होगा। लेकिन यहाँ लिन के तो तेवर ही बदल चुके हैं। वो गुस्से में कहता है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसी तरह से तुम मसाज करती रहे, मुझे और मज़ा आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर एनर्जी कूट कूट कर कोई भर रहा है, तुम मसाज में लगी रहे। रीटा की एक साथी कहती है कि ये मॉन्स्टर तो सचमुच में बाकी मॉन्स्टर के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। और रीटा कहती है मैं ऑलरेडी उसके चेहरे पर बैठी हुई हूँ, लेकिन इस बात का इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये तो चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा है। वैसे भी अगर तुम हमें सच्चाई नहीं बताने वाले हो तो ठीक है, अब जो तुम्हें पेन मिलेगा ना उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से इतनी दर्दनाक मौत तुम्हें मिलने वाली है। तो महसूस करो मेरे ह्यूमिलिएशन को। और इसके साथ तुम इस बात को अच्छे से याद रखना कि जब तक तुम मर नहीं जाते मैं तुम्हारे ऊपर से 1 इंच भी नहीं हिलने वाली। वो और बुरी तरह से लिन को प्रेस करने लगती है अपने पिछवाड़े से। लिन के नाक से खून निकलने लगता है, वो और भी ज़्यादा टमाटर की तरह लाल हो चुका है। मन में कहता है कि मेरा पूरा चेहरा उसे वो टाइटली प्रेस कर रही है, और इसके साथ साथ
उसके बॉडी में जो हीट है उसे भी मैं बहुत ही अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। लेडी नाइट खुश होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि देखो इस मॉन्स्टर को, ये मॉन्स्टर अब दर्द में चीख चिल्ला रहा है, इसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब होने वाली है। रीटा के बॉडी से एनर्जी निकलने लगता है। वो अपने मन में कहती है कि 1 मिनट रुको, मेरा बॉडी, उसमें कुछ तो गलत हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि वहां से एनर्जी निकल रहा है। और देखते ही देखते रीटा के बॉडी में कुछ अजीबोगरीब सी चीजें होने लगती है, जिस वजह से रीटा बहुत बुरी तरह से शॉक हो जाती है। तभी लिन बहुत ही जोर से चिल्लाता है। अब ये दर्द का है या फिर उसके अंदर में एनर्जी समा रही है नहीं मालूम, लेकिन चारों तरफ में ब्लू कलर की एनर्जी फैलती हुई नजर आती है। ये सब कुछ देखते हुए लेडी नाइट्स कहने लगते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, अचानक से ये मॉन्स्टर इतना जोर से क्यों चीखा। वहीं पर रीटा की हालत भी खराब होने लगती है। वो अपने मन में कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरा मैजिक वो अपने आप से ही मेरे बॉडी के अंदर से बाहर निकल रहा है। तो क्या ये मैजिक बैकलैश है जो मेरे साथ में हो रहा है? जो कुछ भी है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस प्रोसेस में मैंने कोई भी गलती नहीं की थी, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ में क्यों हो रहा है, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। नहीं, मैं ऐसे हार बिल्कुल भी नहीं मान सकती, मुझे वापस से कम बैक करना होगा। वो अपने स्वॉर्ड को और भी टाइट पकड़ लेती है और सीधा लिन के तरफ चलाने के लिए आगे बढ़ा देती है। वहीं पर हमारा लिन, उसके हाथों में पिंक कलर की एनर्जी निकलती हुई दिखाई देती है। अब जैसे ही रीटा अपने स्वॉर्ड से लिन के सीने को भेदने वाली थी, हमारा लिन अपने सामने में एक ढाल को ले आता है। इस वजह से रीटा के द्वारा किया गया ये स्वॉर्ड का अटैक उस ढाल के द्वारा वहीं पर ही रोक दिया गया है और साथ ही लिन ने अपनी जान भी बचा ली है। और रीटा ये देखकर हैरान हो जाती है, कहती है कि आखिर ये शील्ड कहां पर से आया, मुझे अच्छे से पता है इसके पास में कोई भी शील्ड नहीं था। और सिस्टम कहता है इमोशन को कन्वर्ट कर दिया गया है, आपको दिया जाता है शील्ड ऑफ हेवन। ये ढाल एनिमी के बॉडी में अलग तरह के साउंड को जनरेट करता है। लिन अपने ताकत का आखिरी कतरा इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत से अब इसके स्वॉर्ड को पीछे के तरफ में ढकेलता है। सिस्टम कहता है कि आपने सक्सेसफुली आने वाले अटैक को ब्लॉक कर दिया है। इस वजह से आपके जो एनिमी है उसके बॉडी में उसे इम्पैक्ट महसूस होगा। लिन ने पूरी ताकत लगाकर रीटा को पीछे के तरफ में ढकेल दिया है। अब तक जो रीटा लिन को ओवर पावर कर रही थी, लिन अब अपने ढाल की मदद से रीटा को ओवर पावर कर देता है और रीटा अनस्टेबल होकर पीछे के तरफ में जाने लगती है। सिस्टम कहता है कि आपने सक्सेसफुली ब्लॉक कर दिया है। रीटा अपने मन में कहने लगती है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ तो है जो मेरी तरफ में आगे बढ़ रहा था और मैं उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे को ये जानना है कि इतना सारा सेंसर डालने का क्या ही जरूरत है, इतना धुआं यार, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। और वहीं पर रीटा का फेशियल एक्सप्रेशन देखो, वो भी अब टमाटर की तरह लाल होकर ब्लश करने लगती है। उसके पूरे बॉडी में सेंसेशन दौड़ने लगा है। ऐसा लगता है जैसे कि जो रिया के साथ हुआ था अब दोबारा रीटा के साथ में भी वही हो रहा है। रीटा मन में कहती है मेरे पीछे से कोई फोर्स अपेयर हुआ और उसने मेरे पूरे बॉडी पर इम्पैक्ट डाल दिया और इसी वजह से मैं अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही हूँ। ये इम्पैक्ट सचमुच में मेरे पूरे बॉडी को कांपने पर मजबूर कर रहा है। ये सब कुछ मेरे साथ हो क्या रहा है? लेकिन रीटा जो रिया से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो किसी तरह से अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। वो अपने स्वॉर्ड का सहारा लेती है ताकि वो अपने आप को गिरने से बचा सके। वहीं पर हमारा लिन अपने स्वॉर्ड को लिए हुए तैयार है दोबारा से इससे बैटल करने के लिए और रीटा भी अपने आप को बहुत ही जल्द संभाल लेगी। लिन अपने शील्ड को सामने करके फायर्ड अप होते हुए मन में कहता है ऐसा लगता है कि जब तक मैं इन सबको डिफीट नहीं कर देता तब तक मुझे इस जगह से बाहर निकलने का बिल्कुल भी ये लोग मौका नहीं देंगे। तो जैसा ये लोग चाहते हैं मुझे उसी तरह से इस जगह से बाहर निकलना होगा। वहीं पर रीटा लंबी लंबी सांसें भरने लगती है और अपने आप को संभालने लगी है और उसकी साथी कहने लगती है कि कमांडर रीटा, आपका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया है, आप ठीक तो है ना? ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत अब खराब हो रही है। रीटा, जिसका चेहरा सचमुच में बहुत ही ज़्यादा लाल हो गया है, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही होती। वो बस इतना ही कहती है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, कुछ देर और फिर मैं अपने आप में ही संभल जाऊंगी।